नजर में आज भी वो जिंदा हैं और कल भी रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये तारीख को आपको पढ़ना पड़ेगा। काश ये नौजवान अपना वक्त निकालकर थोड़ा सा किताब को खोलकर अगर ये पढ़ लेते तो उनको अंदाजा होता कि पुलिस एक्शन क्या था, तारीख क्या थी, और मुस्तकबिल में हमको इस तमाम चीजों को देखकर अपने फैसले करना पड़ेगा। और हमारे पीछे हम देख रहे हैं हरियाणा नूह में 450 घर को, बिल्डिंगों को, मेडिकल शॉप को बीजेपी ने तोड़ दिया बगैर नोटिस दिए, बगैर ड्यू प्रोसेस को फॉलो करे। और देश के वजीर आजम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नूह में लोग हजारों की तादाद में बेघर हो चुके हैं। अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनके लिए दुआ तो कर सकते हैं आप। आज चिलचिलाती धूप में आप खड़े हैं, पिछले 1-1.5 घंटे से आप तकलीफ महसूस कर रहे हैं, मगर अपने दिलों पर जोर डालकर सोचो कि अगर तुम्हारे सरों से तुम्हारा घर लूट लिया जाता, तुम्हारे सर से तुम्हारे घर का छत छीन लिया जाए, और तुम पिछले 2 महीने से इस आसमान के नीचे अपनी औलाद के साथ, अपने बुजुर्गों के साथ बेघर हो चुके हैं, तो क्या गुजरती आपके ऊपर। उस नूह के लोगों के बारे में सोचो जो हरियाणा में इनको बेघर कर दिया गया। थोड़ी देर के लिए अपने कलेजों पर जोर डालो। जो ये कांग्रेस और बीजेपी मजलिस को रज़ाकार और निजाम कहती है, ट्रेन में जब उस वर्दीपोश दहशतगर्द आतंकवादी ने नाम पूछकर, चेहरे पर दाढ़ी देखकर गोलियां चला रहा था, मैं उस मंजर को देखा, बार बार देखता हूं तो यकीन नहीं आता कि मैं क्या देख रहा हूं। जब वो नाम पूछकर गोली मार रहा था तो कोई एक मर्द का बच्चा नहीं उठा, 10-12 लोग उठकर उसको कुछ बोलते, उसके पास से हथियार छीन लेते। सब इत्मीनान से बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि मेरे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। ये फिरका परस्ती है, ये फिरका परस्ती है कि इनको मालूम कि ये दाढ़ी वाले को, टोपी पहनने वाले को मारेगा। अगर आज मुझे रज़ाकार और निजाम कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि मेरे चेहरे पर दाढ़ी है, मेरे सर पर टोपी है और मैं मजलूमों की लड़ाई लड़ता हूं। तो इसीलिए इल्जाम लगा दो या मौका मिला तो गोली मार दो इन लोगों को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे मुल्क के वजीर आजम ने उस ट्रेन में जिस दहशतगर्द ने आतंकवाद के नंगे मुजाहरे किए, दहशतगर्दी की, वजीर आजम ने अपने मुंह से उसका कंडेमनेशन नहीं किया। और जब वही शख्स आपके कहां बाजार घाट पे थे रहने वाले, ये बैटरी लाइन के रहने वाले थे, अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के असेंबली में इसको मसले को उठाया। एक्स ग्रेशिया कितना पैसा, एक्स ग्रेशिया, हाँ, एक्स ग्रेशिया दिलाया गया। मजलिस ने अपनी तरफ से उनको एक्स ग्रेशिया दिया। उस बेवा को गवर्नमेंट ने नौकरी दी मजलिस की नुमाइंदगी पर, और फिर मजलिस की नुमाइंदगी पर चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर ने 2 BHK का घर उनको दिलाया। आप हमको गाली देते हैं ना, राजस्थान में आपकी हुकूमत है, दिलाना था। बिहार में आपकी हुकूमत है, दिलाना था। वो मरने वाले बिहार के भी थे, राजस्थान में भी थे। नहीं, वहां कुछ नहीं करेंगे। मजलिस क्या करे? मजलिस ने किया ना प्यारे, तुम भी कर लेते कुछ बिहार में। तुम्हारे नीतीश को बोलते, तुम्हारे वो गहलोत को बोलते कि कुछ करो, नहीं करेंगे। और फिरका परस्त मैं हूं, निजाम मैं हूं, रजाकार मैं हूं। अरे मैं इनका मेरा ताल्लुक नहीं है, मगर यकीनन तुम गोडसे और सावरकर के जानशीन हो। अगर तुम में गांधी से मोहब्बत होती,
इक्वालिटी कैसे, तुमको सम्मान होता है, समझ होती तो तुम ये काम नहीं करते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारे वजीर आजम तो मुंह खोलते ही नहीं है। जुनैद नसीर को जिंदा जला दिया गया, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। जुनैद नसीर के घर को राजस्थान में कौन मिलने जाता है? कांग्रेस का अशोक गहलोत नहीं, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से जाकर मुलाकात करता। और मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं वहां पर गया नसीर के घर को, तो मुझे जानकर तकलीफ हुई कि मरने वाले के 5 बच्चे थे और मरने वाले के ऊपर उसके बड़ा भाई जो नीम पागल है उसके 6 बच्चों की भी जिम्मेदारी थी। वहां पर कांग्रेस की हुकूमत ने एक्सग्रेशिया क्या दिया? 5 लाख। कन्हैया लाल का कत्ल, वो टेलर था कन्हैया लाल, उसको दहशतगर्दों ने उसको मार दिया। तो बीजेपी वहां कांग्रेस की हुकूमत ने 50 लाख दिए कन्हैया लाल की फैमिली को। अच्छा किया, वही 50 लाख जुनैद नसीर को भी देते आप। नहीं कर सकते आप, मगर मैं निजाम हूं, मैं रजाकार हूं, क्योंकि सर पे टोपी है, नाम मुसलमान है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सियासी सफर का कंट्रीब्यूशन रहा कि आज 200 से ज्यादा तेलंगाना में स्कूल है। टिमरिस के करीब 70-80 हजार के करीब बच्चे और बच्चियां तालीम के जेवर से आरास्ता हो रही हैं।